welcome back everyone. This is the channel Study with Evara and here I welcome you all to the third part of chapter 1 Variation in Psychological Attributes. अभी इसका थर्ड पार्ट है, दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कहाँ तक? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट तक कर चुके हैं. अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड इसके आगे का पढ़ेंगे. दिस इज गोना बी द लास्ट पार्ट. ओके, आई होप आप लोगों को बाकी के दो पार्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी. इफ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट, कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, प्लीज लेट मी नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. वी ऑलरेडी नो कि इंटेलिजेंस जो होती है किसी की हाई होती है, किसी की लो होती है, सबकी इक्वल लेवल पे नहीं होती. ओके, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती हैं, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस एग्जिस्ट करता है. सो वेरिएशंस बहुत सारे हैं इन ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है हमारा इंटेलिजेंस का, उसमें वेरिएशंस बहुत सारे हैं. अब अगर हम इंटेलिजेंस नाप रहे हैं, उसका थोड़ा सा एक वैल्यू एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, हम कैसे करेंगे? अगर हमें अपनी नॉलेज का एस्टिमेशन लगाना होता है तो हम टेस्ट देते हैं, स्कूल में टेस्ट देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, फिर हमारा टेस्ट होता है, हमें पता चलता है कि अच्छा वी स्टैंड हियर. ठीक है, तो ऐसे ही हमें इंटेलिजेंस का अगर पता लगाना है कि इफ वी आर इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट और वी आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और वी फॉल इन द नॉर्मल कैटेगरी, तो ये आएगा हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू. ओके, intelligence tests are of several types. On the basis of their administration procedure, they can be categorized in individual or group test. Okay, very important. अगर administration के basis पे है तो वो individual और group test में divide हो सकता है. And they can also be classified in either verbal or performance tests on the basis of nature of items used. Depending upon the extent to which an intelligence test favors one culture over another, it can be judged as either cultural fair or cultural biased. Okay, हम बेसिकली देखेंगे कि एक होता है जो हमारा इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट है. दिस डिपेंड्स अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस. कैसे एडमिनिस्टर करा जा रहा है टेस्ट को, किसके थ्रू करा जा रहा है, किसके थ्रू इन द सेंस इंडिविजुअली आपसे वो टेस्ट लिया जा रहा है या ग्रुप की सेटिंग में आपसे वो टेस्ट लिया जा रहा है. उससे हमें पता चलेगा किस सेटिंग में वो एडमिनिस्टर हो रहा है, तब हमें बताएंगे कि ये इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप टेस्ट है. ओके, ये क्लासिफिकेशन हो गई एक हमारी. देन हमारा एग्जिस्ट करता है वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट में भी फुली वर्बल, फुली नॉन वर्बल और फुली परफॉर्मेंस बेस्ड. ओके, इसका भी ये हमने 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी इसकी भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, एक वेल वर्स्ड एक्सप्लेनेशन देंगे. अभी हम पढ़ेंगे सब कुछ. एंड उसके बाद है जो कल्चर के बेसिस पे होता है. एक होता है कल्चरल बायस्ड, एक होता है कल्चरल नॉन बायस्ड. ओके, वो कल्चरल फेयर कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जो हम टेस्ट अफ्रीका में कंडक्ट कर रहे हैं, हम आपको और भी एग्जाम्पल्स देंगे, टेक्स्ट बुक में है वो, बट मैं ऐसे एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि एक लेमन लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ आ जाए. जैसे कि कुछ टेस्ट हो रहा है अमेरिका के अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स पे, वो टेस्ट करवाया जा रहा है. ओके, वही सेम टेस्ट झारखंड के ट्राइबल एरिया के बच्चों पे करवाया जा रहा है. क्या दोनों में सेम रिस्पॉन्स होंगे? क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है ना, क्योंकि कल्चरली बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है. ओके, तो ये कल्चरल फेयर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, कल्चरली बायस्ड हो गया. क्या पता वो जो अमेरिका के अर्बन एरियाज के बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया हो, उनके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाया गया, उनके अकॉर्डिंग बनाया गया बेसिकली. सो जो ये ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं वो तो कम लो स्कोर करेंगे, कम मार्क्स स्कोर करेंगे. सो दैट्स द प्रॉब्लम. वो कल्चरली फेयर नहीं हुआ, वो कल्चरली बायस्ड हो गया. ओके, बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है इसकी. अब हम इसको वर्ड फॉर वर्ड पढ़ेंगे. ओके, individual tests require test administration to establish a rapport with the subject and be sensitive to his or her feelings. क्योंकि इंडिविजुअल टेस्ट होगा या फिर ग्रुप टेस्ट होगा, तो हम जो टेस्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर, हम उसको नहीं जानते, उसको एक रैपो फॉर्मेशन करनी पड़ेगी. ओके, अब रैपो फॉर्मेशन हमारी क्या होती है? फॉर्मेशन एक इट इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द वन ऑन होम द टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड अपॉन. किस चीज का रिलेशनशिप दैट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. बेसिक डेफिनेशन यही होती है. ओके, तो ये होती है कि एक रैपो फॉर्म करनी पड़ती है जो एडमिनिस्टर कर रहा है, एक बेसिक ट्रस्ट हो, एक फीलिंग ऑफ एम्पैथी हो या फीलिंग ऑफ सेंसिटिविटी हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिकली. ओके, ये चीज है, ये होती है रैपो फॉर्मेशन. देन moods expression during the test session. Group tests, however, do not allow an opportunity to be familiar with the subject's feeling, क्योंकि
ऑब्वियस रीजंस, ग्रुप टेस्ट है, हम इंडिविजुअली सबको नहीं पूछ सकते। इंडिविजुअल अगर टेस्ट हो रहा है, हम इंडिविजुअली उस इंसान पे फोकस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई इंसान बैठा है, आप इंटरव्यू ले रहे हो, एक सिंगल इंसान का इंटरव्यू ले रहे हो 1 to 1, तो आपको उससे समझने में ज्यादा आसानी होगी रादर देन अगर आप एक इंसान हो और आप 10 बच्चों का एक साथ इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर एक लाइक क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, तो उसमें आपको जो इंटेलिजेंस उतने अच्छे से नहीं पता चलेगी, तो आपको इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं हो पाओगे। ओके, अगर 1 to 1 हो रहा है तो आप अच्छे से फेमिलियर हो पाओगे इंसान पे। ओके, individual tests allow people to answer orally or in a written form or manipulate object as per the tester's instruction. Group tests generally seek written answers, usually in multiple choice format, which is very obvious क्योंकि because पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस वजह से मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट इजी रहेगा और अच्छे से इंटरप्रेट हो पाएगा। अगर इंडिविजुअल है तो अगर उसने ज्यादा आंसर भी लिखा है, बहुत बड़ा आंसर लिखा है, सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन आसान होगी रैदर देन अगर ज्यादा लोग हैं, ग्रुप टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तब हम ये नहीं कर सकते, तब हमें ऑब्जेक्टिव ही रखना पड़ेगा टेस्ट को। ओके, यहां से हमारा क्या आ सकता है, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट के डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। सो हियर आर द डिफरेंसेस। ओके, हम ये भी करवाएंगे, एक्चुअली क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो अलग से आएगी, ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जिसके बीच बीच में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। द थिंग्स आई हैव मार्क्ड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट किसके बेसिस पे होता है, ये क्लासिफिकेशन आता है जब द टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है उसके बेसिस पे जो टेस्ट वेराई करते हैं, उससे आता है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। Now let's move on to the verbal, non-verbal and performance test. An intelligence test may be fully verbal, ठीक है, verbally आप बोल सकते हो, ठीक है, fully non-verbal और fully performance based, or it may consist of mixture of items from each category. Okay, verbal test requires subjects to give verbal responses either orally or in a written form. Okay, इसके लिए क्या जरूरी लग रहा है आपको, अगर orally भी आप बता सक रहे हो और written form में भी बता सकते हो, तो इसमें लिटरेसी जरूरी लग रही है ना, पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान। ओके, लेकिन क्या इन सब में ये रिक्वायरमेंट है कि इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं। लेट्स गो। Verbal test requires subjects to give verbal responses either orally or in a written form. Let's mark it, orally or in a written form. Therefore, verbal tests can be administered only to literate people. पढ़े लिखे इंसानों पर ही कंडक्ट करवाया जा सकता है हमारा verbal test. Okay. The non-verbal test use pictures or illustrations as test items. ठीक है. Raven's progressive matrices test is an example of non-verbal test. Okay. In this test, the subject examines the incomplete patterns and chooses a figure from the alternatives that will complete the pattern. A specimen item of RPM is given here. What is RPM? Raven's progressive matrices test. ये आपको करवाया जाएगा आपके फाइनल्स में, प्रैक्टिकल्स में होगा, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट फॉर नाउ जस्ट नो कि नॉन वर्बल टेस्ट का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ओके, इसमें हम लोगों को एक फिगर दे रखी है, देन हमें मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं और यहाँ से एक एब्सेंट एरिया है, हमें देखना है बाकी की बैकग्राउंड को एनालाइज करके कि यहाँ पे कौन सा पार्ट फिट होगा, क्या ये होगा, नहीं, क्या ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, बिल्कुल नहीं, ये जी ये हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे फिगर्स आपको प्रेजेंट किए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको चूज करना है। ओके, इलिस्ट्रेशंस है, पिक्चर्स है, टेस्ट आइटम के थ्रू, इसको टेस्ट आइटम के जैसे एक रख दिया गया है, ये क्वेश्चन ही है उसका, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट का। तो ये हो गया हमारा नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें क्या लिटरेसी जरूरी है? नॉट नेसेसरी। कोई अनपढ़ इंसान भी बता सकता है ये देख कर, ये ऑब्जर्व करके कि ये सेम पैटर्न तो नहीं दिख रहा जो यहाँ पे आएगा, ये भी नहीं दिख रहा, ये वाला सेम पैटर्न दिख रहा है तो ये होना चाहिए। तो इसके लिए लिटरेसी क्या जरूरी है? इसके लिए नेसेसरी नहीं है। ओके, परफॉर्मेंस टेस्ट रिक्वायर्स सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स and other materials to perform a task. Written language is not necessary for answering the items. Okay. For example, course block design test contains a number of wooden blocks. The subject is asked to arrange the blocks within a time period to produce a given design. A major advantage of performance tests is that they can be easily administered from person from different cultures. Okay, अब यहाँ पे कल्चर की बात आ ही गई है,
बट हम कल्चर का बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट में पढ़ेंगे। बट अगर हम देखें तो जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं ये सोली बेस्ड होते हैं ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस, ठीक है। अब ये इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि इंसान जो है उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, पढ़ा लिखा हो गुड, नहीं पढ़ा लिखा हो तो अब भी टेस्ट एडमिनिस्टर हो सकता है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेसिस पे होता है, ठीक है। आपको कुछ चीजें दे रखी हैं, आपको उस चीज में अरेंज करना है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उसको फॉलो करना है, बेसिकली आपको परफॉर्मेंस एरिया को एक्सेल करना है, तब आपका परफॉर्मेंस टेस्ट जो है यही है, मैनिपुलेट करना है ऑब्जेक्ट्स को, अदर मटेरियल्स को टू परफॉर्म अ टास्क, बेसिक चीज, ठीक है। ये कोई अनपढ़ भी कर सकता है, ओके। इसके एग्जाम्पल कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ओके। नाउ कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया अर्बन एरिया के बच्चों का और आपको ट्राइबल एरिया के बच्चों का दिया। कल्चरल डिफरेंस आ रहा है ना, कल्चरल डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है। तो क्या हम सिमिलर चीज जो है उसको लगा के सही उन लोगों की एस्टिमेशन निकाल पाएंगे इंटेलिजेंस की? आई डोंट थिंक सो, एंड बाकी लोग भी ये नहीं सोचते हैं, विच इज, क्योंकि ये सही बात है, हम नहीं निकाल सकते ना, सबको हम एक ही डिनोमिनेटर से नहीं कैलकुलेट कर सकते या इवेल्युएट नहीं कर सकते, ओके। सो इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी कल्चरल फेयर और कल्चर बायस्ड। Many intelligence tests show a bias to culture in which they are developed. Tests developed in America and Europe represent an urban and middle class cultural ethos. Okay. Hence, educated middle class white subjects generally perform well in those tests. ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया उसी की तरह एक एग्जाम्पल है, ओके। Hence, educated middle class white subjects generally perform well in those tests. The items do not respect the cultural perspective of Asia and Africa. मैंने थोड़ा और अंदर जाके ये एग्जाम्पल दिया था कि ट्राइबल एरियाज ऑफ झारखंड, बट यहाँ पे एशिया और अफ्रीका, क्योंकि कंपैरेटिवली हम थोड़ा सा इनसे लैक करते हैं, ठीक है, एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कह लो, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा लैक करते हैं। इनमें टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है, तो अगर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का टेस्ट एडमिनिस्टर करा जाएगा तो क्या हम एक ही डिनोमिनेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं? वो थोड़ा सा बायस्ड होगा ना, अमेरिकन मिडिल क्लास एंड द वाइट पॉपुलेशन के लिए थोड़ा सा बायस्ड होगा, है ना। द नॉर्म्स ऑफ दीज टेस्ट आर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चरल ग्रुप्स. You may be already familiar with the concept of norms discussed in class 11th. Okay. It is nearly impossible to design a test that can be applied equally meaningfully in all cultures. ठीक है, it is actually very impossible, but ऐसा नहीं है कि 100% फेयर होना चाहिए, 80% भी फेयर है, सो इट इज वैलिड, ठीक है। 100% एब्सोल्यूटिज्म कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूटली कुछ करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी वो चलती है, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि 30% हम लोग देख रहे हैं फेयर अगर देख रहे हैं फेयरनेस तो वो 30% आ रही है, वो नहीं ना, 50% से थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। कल्चरली फेयर उसको माना जाएगा, 80%, हाँ थोड़े से लोग हैं जो सिमिलरली हम इनको compete कर सकते हैं, या फिर हम इनको differences उतने ज्यादा नहीं है, okay. Psychologists have tried to develop tests that are culture fair or culturally appropriate, that is, one that does not discriminate against individuals belonging to different cultures. In such tests, items are constructed in a manner that assess the experiences common to all cultures, ठीक है। कॉमनैलिटी देखा जाएगा, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर कल्चरल फेयर टेस्ट बनाना है। और हैव क्वेश्चंस इन विच लैंग्वेज यूजेस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर इज अ ग्रेट थिंग, ठीक है, इज अ बिग थिंग, इज अ बिग हर्डल, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी चीज है, और लैंग्वेज बैरियर ना हो इसके लिए इसके लैंग्वेज यूजेस को कम करते हैं अगर कल्चरली फेयर टेस्ट है। जैसे कि हमारा जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है उसमें लैंग्वेज यूज हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो अगर हम देखा जाए तो वो काफी हद तक हमारे कल्चरल फेयर टेस्ट माना जाएगा, ओके, क्योंकि लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है तो उतना ज्यादा डिफरेंस आना नहीं चाहिए, ठीक है। Here we have intelligence testing in India, ठीक है। हमने ऑल ओवर तो पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपने क्या पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमारा इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट होगा। देन हमारे कौन सी क्लासिफिकेशन आ रही है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। उसके बाद कौन सी क्लासिफिकेशन आ रही है, कल्चर के बेसिस पे। कल्चर के बेसिस पे क्या है, कल्चरली फेयर एंड कल्चरली बायस्ड, ओके। ओवरव्यू मिल गया आपको कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कल्चरली फेयर, कल्चरली बायस्ड, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, एंड
एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्या है हमारा, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है। नाउ इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया, बिकॉज हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, विच इज वेरी नेसेसरी। तो SM मोहसिन मेड अ पायनियरिंग अटेम्प्ट इन कंस्ट्रक्टेड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट इन हिंदी इन 1930s. C.H. Rees attempted to standardize Binet test in Urdu and Punjabi. Mark this. This is very important. ये आपसे उसमें पूछा जा सकता है, MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं मार्क कर रही हूँ, प्लीज मार्क इट इन योर बुक्स। 1930s, SM Mohsin attempt to constructing the intelligence test in Hindi. Then C.H. Rees attempted to standardize Binet's test in Urdu and Punjabi, okay, all about the same time. Mahalanobis attempted to standardize the Binet test in Bengali. ये भी बिनेट टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी बिनेट टेस्ट के, बस ये है कि ये उर्दू एंड पंजाबी में कर रहे हैं C.H. Rees, एंड जो महालनोबिस है वो हमारे पंजाबी में इसको स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं, ओके। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड बाय इंडियन रिसर्चर्स टू डेवलप इंडियन नॉर्म्स फॉर some Western tests, including RPM, Weiss, Alexander's Pass-Long, cube construction, and coarse block design. Long and Mehta prepared a mental measurement handbook listing out 103 tests of intelligence in India that were available in various languages. Since then, a number of tests have either been developed or adapted from Western culture. The National Library for Educational and Psychological Tests at National Council of Educational Research and Training has documented Indian tests. Critical reviews of Indian tests are published in the form of handbooks. NLET has brought out handbooks in the areas of intelligence, aptitude, personality, attributes, intelligence. Table 1.2 lists some tests developed in India. Among these, Bhartiya's battery of performance tests is quite popular. अब ये पूरा हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से? इंपॉर्टेंट है हमारा SM मोहसिन, क्योंकि ये आ सकता है किसमें, हमारा MCQ में, ओके। देन क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, C.H. Rees, क्योंकि ये भी हमारा MCQ में आ सकता है। हमारा महालनोबिस कि उन्होंने किस में स्टैंडर्डाइज करना चाहा बिनेट के टेस्ट को, तो क्या है हमारा, किस में स्टैंडर्डाइज करना चाहा, बंगाली में, महालनोबिस आ सकते हैं हमारे। यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप ज्यादा डीपली पढ़ेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये 3 चीजें आपको बता दी गई हैं। देन अब अगर हमसे पूछा नेम सम टेस्ट डेवलप्ड इन इंडिया, आ सकता है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है, अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है, बहुत चांसेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो आपको बस नेम्स लिखने हैं। सम टेस्ट डेवलप इन इंडिया आर, मार्क दिस, मार्क दिस, मार्क दिस, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दीज टेस्ट। एंड अगर आपसे पूछा कि वर्बल में कौन सा डेवलप करा है, तब आप इनके नाम लिखेंगे। अगर आपसे पूछे परफॉर्मेंस में कौन सा डेवलप करा है, तो आप ये नाम लिखेंगे। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ओके। इस पेज में इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट था MCQs में जो आ सकता था, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। जो ये हमारी बॉक्स इंपॉर्टेंट है कि सम टेस्ट डेवलप्ड इन इंडिया, ये जो है इसका वर्बल पार्ट, इसका परफॉर्मेंस पार्ट मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ ये आपको याद करना है, आपको इसको 3-4 बार लिखना है। इसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो वो अननेसेसरी होगा, इसके जस्ट नेम्स इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस टेक्स्ट में हमने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ ली है। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कल्चर। क्या है कल्चर, आप बताइए क्या है कल्चर। कल्चर आप सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, क्या होता है कल्चर? एक कलेक्टिव बिलीफ टाइप का होता है ना, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का कलेक्टिव बिलीफ होता है। अब इसकी स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन क्या है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, बताते हैं। कल्चर इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर, ओके। दिस इज द डेफिनेशन जिससे आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कल्चर, आप ये नहीं बोलोगे ना कि सिस्टम ऑफ कलेक्टिव बिलीफ, आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे एक्सप्लेन करोगे? कल्चर इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, हाँ जी, कस्टम्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत चांसेस है आने के, ओके। सो मार्क इट, ओके। हमने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ ली, कल्चर की डेफिनेशन पढ़ ली,
हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इंटरकनेक्ट करना है इनको, ठीक है। हमें इंटरकनेक्ट करके एक दूसरे पे इनका इफेक्ट बताना है कि कैसे कल्चर इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है और इंटेलिजेंस कैसे कल्चर को इफेक्ट करती है। ओके, ओवरऑल हमें कैसे कल्चर इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करता है या इफेक्ट करता है, हमें वो बताना है। सो लेट्स स्टडी इट। A major characteristics of intelligence is it helps individual to adapt to their environment. बिल्कुल, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें ये भी तो आ रहा था, the one who is easily able to adapt to their environment is considered intelligent, आया ना, ठीक है। तो ये अडेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटेलिजेंस का। देखते हैं किससे आप अडेप्ट हो गए। आप अपने कल्चर से अडेप्ट हो सकते हो, आप एनवायरमेंट से अडेप्ट हो सकते हो। एनवायरमेंट में क्या आता है? कल्चर आती है, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट आ रहा है ना। सोशल कॉन्टेक्स्ट किस में आता है, किसके थ्रू आता है? कल्चर के थ्रू आता है सोशल कॉन्टेक्स्ट। ओके, कल्चर के थ्रू सोशल कॉन्टेक्स्ट आता है। ओके, द कल्चरल एनवायरमेंट प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट फॉर इंटेलिजेंस टू डेवलप। वाइगॉत्से, रशियन साइकोलॉजिस्ट, अगर हमसे पूछा गया कि कल्चर में किस 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 साइकोलॉजिस्ट का नाम आ रहा है, क्या बोलेंगे आप? वाइगॉत्से। ओके, has argued that culture provides a social context in which people grow. Social context, very important word. सोशल कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना होगा, आपको अगर मार्क्स चाहिए आंसर में तो सोशल कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना होगा। तो कल्चर प्रोवाइड्स सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच पीपल लिव, ग्रो एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटी सोशल एंड इमोशनल स्किल्स रिलेटिंग टू पीपल आर वैल्यूड। ठीक है, हमारे कल्चर में क्या वैल्यू करा जाता है? हमारे कल्चर में लाइक अतिथि देवो भव वाली हमारे माइंडसेट है, ठीक है। हमारे कल्चर में बहुत सारी चीजें मानी जाती हैं, पूजा पाठ मानी जाती है। कहीं कहीं किसी के कल्चर में मूर्ति पूजन माना जाता है, किसी के कल्चर में कुछ माना जाता है, किसी के कल्चर में कुछ माना जाता है। ओके, ये चीजें हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब हम तो वैल्यू कर रहे हैं, कोई एक इंसान है, अगर आप उसको नॉर्थ इंडिया में लेकर आओ तो नॉर्थ इंडिया छोड़ो, अगर कोई इंसान है, अगर आपका कल्चर बहुत मानता है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह है ए और एक जगह है बी। ए जो जगह है वहां पे उस कल्चर का ये प्रिवेल है कि ये प्रिवेल होता है उसमें कि पूजा पाठ बहुत करनी चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए, बड़े की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सब कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। वो इंसान, एक इंसान है, वो सारी चीजें करता है। अब यहीं पे एक जगह है बी, वहां पे ये होता है कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकली हाई होगा उसको ये करना चाहिए, वो इकोनॉमिकली इंसान हाई होना चाहिए, उसके दिन प्रोडक्टिव होने चाहिए, तब इंसान कुछ माना जाएगा। अब ये इंसान इस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत बढ़िया है, क्या वो इस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी बढ़िया है? नहीं ना। तो ये चीज है कि कल्चर भी इफेक्ट करता है। इसीलिए for example, in less technologically developed societies, social and emotional skills relating to people are valued, while other technologically advanced societies, personal achievement founded on abilities of reasoning and judgment is considered to represent intelligence. सेम चीज आ रही है, ठीक है। कल्चर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस अलग अलग करती है। यहाँ पे वो इंसान इंटेलिजेंट माना जाएगा, यहाँ नहीं माना जाएगा इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंट नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि कल्चरल डिफरेंस आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को माना जा रहा है और यहाँ पे सोशल इमोशनल इन इंटेलिजेंस का कंसिडरेशन हो रहा है। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव। आपको कल्चर की डेफिनेशन बता दी, ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ याद रहना चाहिए आपको। A person's intelligence is likely to be tuned by these cultural parameters. Many theorists have regarded intelligence as attributes specific to the person without regard to their cultural background. The unique features of culture now find some representation in theories of intelligence. ठीक है जी, देखेंगे। Sternberg's notion of contextual or practical intelligence implies that intelligence is product of culture. ठीक है जी, Sternberg का नाम आ गया। आप आंसर लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कल्चर और इंटेलिजेंस को कोरिलेट करो। आपने पहले तो आपने कल्चर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ लिखनी है कि हाँ उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बताया जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आपने एक एग्जांपल लिख दिया कि टेक्नोलॉजिकल एरिया, एंड एक हो गया लाइक ऐसे एरिया जहाँ पे स्पिरिचुअल चीजें वैल्यू करी जाती हैं या फिर प्रैक्टिकल चीजें वैल्यू करी जाती हैं, तो वो चीजें हो गई, ठीक है, वहां पे कंसिडर करा जाएगा इंटेलिजेंस, यहाँ नहीं करा जाएगा, ठीक है। आपने क्या लिख दिया? कल्चर की डेफिनेशन लिख दी, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिख दी। ओके, उसके बाद आप जो बाकी के पॉइंट्स बनाओगे उसमें आपका स्टर्नबर्ग का नाम आना चाहिए, क्योंकि स्टर्नबर्ग्स नोशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इंप्लाइज दैट इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। हमारे क्योंकि क्वेश्चन को उसने सपोर्ट कर दिया, हम ये चीज बोलेंगे। फिर है Vygotsky also believe that cultures like individuals have a life of their own. They grow and change and in the process specify what will be the end product of successful intellectual development. Vygotsky का नाम पहले भी आया था हमारा, इसी cultural intelligence के नीचे ही आया था।
तो ये नाम आपको याद रखना है, ये भी आपको आंसर में लिखना है. अकॉर्डिंग टू हिम वाइल एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस क्राइंग, अटेंडिंग टू मदर्स वॉइस, सेंसिटिविटी टू स्मेल, वॉकिंग एंड रनिंग आर यूनिवर्सल. वाइगॉत्सन ने जो चीज बोली थी उसको एक्सप्लेन करा जा रहा है, फर्दर एक्सप्लेन करा जा रहा है कि जैसे क्राइंग है, मम्मी की आवाज सुनना है, सेंसिटिविटी है, वॉकिंग है, ये बच्चा करता है, बच्चों में तो कोई डिफरेंस नहीं आता है. तो बच्चा जो करता है वो यूनिवर्सल है, वो अमेरिका का बच्चा भी करेगा, वो यहाँ इंडिया का बच्चा भी करेगा, वो कोई अफ्रीका की कंट्री का भी बच्चा करेगा, वो चीज क्योंकि यूनिवर्सल है. ठीक है. अब एज द चाइल्ड ग्रोज, उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, जो कल्चरली इफेक्ट उसमें आ रहा है, ठीक है, वो डिफर करेगा. ओके. जो यूनिवर्सल चीजें वो डिफर नहीं करेगी, जो थोड़ा सा वो ग्रो होगा तो उसमें जो कल्चरल अडेप्टेशन आएगा, कल्चरल चीजें आएंगी, वो डिफर करेगा. ओके. Okay, let's move. The manner in which higher mental functions, okay, higher mental functions such as problem solving, thinking operate are largely culture produced. Higher mental functions कब होते हैं? Higher mental functions कब होते हैं? As you grow, as the child grows, तब higher mental functions होते हैं ना. जब वो बच्चा है तब तो कोई higher mental functions हो नहीं रहे हैं, तब तो सारे रिएक्शंस यूनिवर्सल आ रहे हैं. बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा रोएगा, बच्चे को मम्मी की आवाज आएगी, बच्चा वहां पे भागेगा. ये यूनिवर्सल चीजें हैं, ये होगा ही होगा, चाहे अफ्रीका में हो रहा है, एशिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कहीं भी ये चीज होगी ही होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल है. और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं है. हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल जब आ रहा है, जहां पे वो चीज इन्वॉल्व हो जा रही है, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल, वो लार्जली कल्चरली अफेक्टेड रहती है. ओके. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट लाइन. ओके. Technologically advanced societies adopt child rearing practices that foster skills of generalization and abstraction, speed, minimal moves, mental manipulation among children. These societies promote a type of behavior which can be called technological intelligence. इससे पहले इसी टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में मैंने टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का नाम लिया जी. टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? अब पहले आप बताओ, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंट आप कौन से एरिया को मानोगे? आप खुद अपनी बेसिक सेंस से बताना. अमेरिका के अर्बन एरिया के बच्चे को या झारखंड के ट्राइबल एरिया के बच्चे को, आपको क्या लगता है? अमेरिका के बच्चे को, राइट? यही लगा होगा. आई होप आप सबको यही लगाओ. तो क्यों मानोगे आप? क्यों? कि शायद जो ये झारखंड का ट्राइबल एरिया का बच्चा है वो कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस करता हो, कम्युनिटी सेंट्रिक हो, वो उसमें जो ये लाइक कम्युनिटी को लेकर लाइक कलेक्टिविज्म उसमें बहुत ज्यादा हो. और वहीं पे अगर वो अमेरिका में है तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो टेक्नोलॉजिकली हाई होगा, मेंटल मैनिपुलेशन में बहुत हाई होगा, है ना, वो ऑपरेट अच्छे से कर पाएगा चीजों को, ठीक है, फास्ट थिंकिंग होगी, ठीक है, ये चीज आप सोचोगे. टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज अडॉप्ट रियरिंग प्रैक्टिसेस दैट फॉस्टर स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन. स्पीड बहुत नेसेसरी है टेक्नोलॉजी में, ये आपसे पूछा ही जाएगा. स्किल्स ऑफ जनरल स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमल मूव्स एंड मेंटल मैनिपुलेशन अमंग चिल्ड्रन. मिनिमल मूव्स ज्यादा उतना, जैसे कि अगर वो ट्राइबल एरिया का बच्चा है तो मिनिमल मूव्स तो नहीं होंगे, फिजिकली बहुत मूवमेंट होगी. अब वही अर्बन एरिया का बच्चा, वो बैठा रहेगा अपने कंप्यूटर पे, बैठा रहेगा, ठीक है, 4 घंटा बैठा है, 5 घंटा बैठा है, मिनिमल मूव्स होंगे. अब वो टेक्नोलॉजिकली तो हाई हो रहा है बट मूव्स तो मिनिमल ही रह रहे हैं ना. अब वही ट्राइबल एरिया का जो बच्चा है वो हंटिंग कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिजिकली बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है वो, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली हाई नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस ही नहीं है उसमें. अब हम टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है. टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का यही डेफिनेशन है, ठीक है. ये एग्जाम्पल काइंड ऑफ भी है, ये डेफिनेशन भी है, ठीक है. अब टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस पढ़ लियो, ओके. In these societies, persons are well versed in skills of attention, observation, analysis, performance, speed, achievement orientation. ठीक है, कहते हैं कि I want to achieve this, I want to do this, ये गोल ओरिएंटेशन है मेरा, मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे पता है ये करना है, वो करना है. स्पीड है कि हाँ जल्दी जल्दी करना है, एक पेस है मूव की, बहुत बहुत बढ़िया है. फिर अटेंशन है, एनालिसिस बहुत अच्छा है उस बच्चे का, ठीक है, तभी जाके तो वो टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट कहला रहा है. ओके. ये अर्बन एरिया इन द सेंस जो लाइक अभी आप एग्जांपल ये मान के चलो लाइक अमेरिका काइंड ऑफ एरिया, ठीक है, वहां या फिर अर्बन सेटिंग में जो इंसान है, अर्बन सेटिंग का जो बच्चा है, जो वो है, वो टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट रहेगा, ठीक है. यही होता है हमारा. और ये सोसाइटीज यही सारी प्रैक्टिसेस इनमें इन्फोर्स करना चाहती हैं, इनमें यही सारी प्रैक्टिसेस लाइक अप्लाई करती हैं ये लोग. ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड बहुत नेसेसरी, ओके. अचीवमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है.
Intelligence tests are developed in Western cultures look precisely for these skills in individual. West, you know, America and all. ठीक है. Technological intelligence is not so valued in many Asian and African societies. Okay. As I already told you, the qualities and skill regarded as intelligent action in non-Western culture are sharply different. अब हम देखेंगे कैसे different है. Though the boundaries are gradually vanishing, क्योंकि influence आ रहा है, globalization हो चुका है जैसे कि हम जानते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड से, तो ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट आएगा ही. और हम देख रहे हैं कि अच्छा इस कंट्री को डेवलप्ड माना जा रहा है, तो हम कैसे डेवलप्ड बन सकते हैं, हमें भी डेवलप्ड बनना है, तो हम उनके पाथ पे थोड़ा बहुत चलना शुरू करेंगे ही करेंगे, जो कि होता ही है और जो कि नेसेसरी भी है. ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है, बट अभी भी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. In addition to the cognitive competence that is very specific to individual, the non-Western culture looks for skills related to others in the society. ठीक है, कैसे आप एक दूसरे से relate कर सकते हो. Some non-Western societies value self-reflection, collectivistic orientation as opposed to personal achievement and individualistic orientation. हमें हाँ बहुत important word. अगर हम ये जो technological intelligence की बात कर रहे हैं उसमें हमारा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, ये हम लिख सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें लिखना चाहिए, यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा. एंड बाकी होगा हमारा कलेक्टिविस्टिक अप्रोच, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. वो लोग ना समाज को देख के चलते हैं, जो नॉन वेस्टर्न है, हम ही क्यों ना हो, बहुत हद तक हम भी समाज को देख के ही चलते हैं. अब जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न एरियाज है, वहां पे थोड़ा इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है. ठीक है, वहां पे पेरेंट्स के साथ भी उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहां पे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रहती है. हमारे यहाँ पे यू लिव विद योर पेरेंट्स, ठीक है, यू हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर रिलेटिव्स. ठीक है, तो एक कलेक्टिविस्टिक अप्रोच होती है, जबकि अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है थोड़ा सा. ओके, कि हाँ हम पहले हम वेस्टर्न का थोड़ा सा अडॉप्शन ला रहे हैं, कि अब थोड़ा मतलब सबने सबसे कम कर दिया है. ओके. इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन का इंटेलिजेंस माय पर्सनल फेवरेट पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है. ओके, इंडियन अप्रोच जो है बहुत ही होलिस्टिक है. ओके, हम ये पढ़ेंगे. इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, कॉन्ट्ररी टू टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन कैन बी टर्म्ड एज इंटीग्रल इंटेलिजेंस. ठीक है जी, सब चीज का इसमें कुछ ना कुछ मिश्रण है. इंटीग्रल इंटेलिजेंस विच गिव्स एम्फेसिस ऑन कनेक्टिविटी विद सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट. ये लिखना बहुत जरूरी है. कनेक्टिविटी टू सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट. इंडियन थिंकर्स व्यूज इंटेलिजेंस फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. ठीक है जी, सारी चीजें इंक्लूड करके रखी हुई है. ये नहीं कि या तो हम सीधा बस प्रैक्टिकल चीज पे फोकस करेंगे या हम बस इमोशनल चीज पे फोकस करेंगे. हमारी एक होलिस्टिक अप्रोच है. ओके, और इसीलिए हमारा लाइक बहुत ही कवरिंग टाइप का है. ओके, कवरिंग टाइप का अप्रोच है हमारी, और लाइक होलिस्टिक अप्रोच है हमारी, बहुत ही माय पर्सनल फेवरेट. आप भी पढ़ेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. टू कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस एज वेल एज देयर इंटीग्रेशन की बात हुई है, किसी चीज को सेपरेट नहीं करा, इंटीग्रेट करा है. टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के भी कुछ पार्ट हम इसमें थोड़े से पढ़ेंगे, और जो हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट या फिर हमारी नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जो इंटेलिजेंस है उसके भी पार्ट पढ़ेंगे. ओके, let's go. The Sanskrit word buddhi, which often represents intelligence, is far more persuasive in scope than the Western concept of intelligence. ठीक है, हमारी जो डेफिनेशन है ना बुद्धि की, वो क्या है? क्या वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे डिपेंड करती है? क्या बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ ये समझे कि अच्छा हमें ये मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, हमें ये मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, या फिर बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो कि उसको पता है कि अच्छा इसके साथ बिहेवियर कैसा रखना है, कैसे हमें अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में रिलेशन अच्छे रखने हैं, कैसे हमें हमारे पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में रिलेशन अच्छे रखने हैं? कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान है? अगर हम नॉन वेस्टर्न और वेस्टर्न अप्रोच को लगाएंगे तो ये चीज हो गई कि आप एक ही साइड चूज कर सकते हो, बट बुद्धि का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर में बताया गया है. ठीक है, इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है. बुद्धि अकॉर्डिंग टू जेपी दास इंक्लूड सच स्किल्स एज मेंटल एफर्ट. जी बिल्कुल, मेंटल एफर्ट्स, डिटरमाइंड एक्शंस, फीलिंग्स भी इन्वॉल्व है, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट भी आ रहा है,
and opinions along with cognitive competence such as knowledge, discrimination, कहाँ का आ गया ये पार्ट, हमारा आ गया वेस्टर्न अप्रोच का पार्ट आ गया ये, and understanding. Among other things, बुद्धि is the knowledge of one's own self based on conscience, will and desire. ओके ओके जी, ये हो गई हमारी क्या बुद्धि की डेफिनेशन. ओके जी, लिख लीजिए, आ सकता है. Thus the notion of बुद्धि has effective and motivational components besides a strong cognitive component. Unlike the Western view, which primarily focus on cognitive parameters, the following competencies are identified as facets of intelligence in Indian tradition. अब जो हमारा वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है ना, वेस्टर्न व्यू ऑफ इंटेलिजेंस है, उसमें बस कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस की बात हुई है, ठीक है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की बात हुई है, उसी के पैरामीटर्स के बारे में बताया गया. बट जो हमारा इंडियन नोशन है इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, उसमें कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया गया. अब हम पढ़ेंगे ओके कि इसमें क्या क्या फेसेट्स है. मल्टी फेसेटेड अप्रोच है हमारी. कॉग्निटिव कैपेसिटी, जी बिल्कुल, ये जो हमारा वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न का ही देखा जाए तो वेस्टर्न का ही पार्ट है. सोशल कॉम्पिटेंस, ये हमारा नॉन वेस्टर्न वाला भी आ गया. तो ये आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारी. ओके, कॉग्निटिव कैपेसिटी, सेंसिटिविटी टू कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके, ये हो गया हमारा कॉग्निटिव कैपेसिटी. ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस. सोशल आपको सुनने से क्या लग रहा है कि सोशल कहाँ पे मनाया जाएगा, वेस्टर्न में मनाया जाएगा या फिर नॉन वेस्टर्न एरियाज में हमारा ये अप्लाई होगा? नॉन वेस्टर्न में होगा ना सोशल, क्योंकि सोसाइटी को वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं. जो वेस्टर्न होते हैं वो तो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को मानते हैं. ठीक है, तो ये कहाँ का पार्ट आया हमारा? नॉन वेस्टर्न एरियाज का. ओके, ये भी आ गया हमारा. रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, commitment to elders, the young and the needy, concerns about others, recognizing others' perspective. ठीक है, emotional competence, self regulation, self monitoring of emotions, honesty, politeness, good conduct and self evaluation. ओके, ये हो गया हमारा. ये भी नॉन वेस्टर्न में ही आ गया हमारा, क्योंकि इसका ज्यादा फोकस अफ्रीकन एंड एशियन एरियाज पे होता है, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज में होता है. उसको जो लाइक इमोशनल कंपिटेंस जिसका अच्छा होता है उसको काफी इंटेलिजेंट माना जाता है हमारे एरिया में. ओके, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, परसिस्टेंस, पेशेंस, हार्ड वर्क, विजिलेंस एंड गोल डायरेक्टेडनेस. ठीक है, ये कहाँ का आ गया? वेस्टर्न. ओके, तो आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न अप्रोच हो गई, ये हो गया हमारा नॉन वेस्टर्न का पार्ट, ये हो गया वेस्टर्न का पार्ट, ये हो गया नॉन वेस्टर्न का पार्ट. आप देखो कि कितना इंटीग्रेटेड मैनर में बताया गया सब कुछ, कितनी होलिस्टिक अप्रोच रखी है हमारे इंडियन ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस के डेफिनेशन की. ओके, इसलिए मैंने कहा था इसमें बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मेरा फेवरेट पार्ट था ये. अभी एक्सप्लेन हो गया. अब दैट वाज द एंड, जो हमने इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बुद्धि का कॉन्टेक्स्ट, इंटेलिजेंस का कॉन्टेक्स्ट, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, वो हमने बता दिया. नाउ वी विल मूव ऑन टू द इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, मैंने आपसे इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करी थी, तो मैंने आपसे इमोशनल क्वेश्चन की भी बात करी थी. डू यू रिमेम्बर? मैंने बोला था एक IQ होता है तो एक EQ भी होता है. क्या होता है EQ? IQ क्या था पहले ये बताओ, लेट्स रिवाइज इट. IQ क्या था? इंटेलिजेंस क्वेश्चन था. ठीक है जी, कैसे हम मेजर करते थे IQ को? मेंटल एज अपॉन CA. CA क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. 100 क्यों लगाते हैं? ताकि डेसिमल में वैल्यू ना आए. ओके, यही रीजन है. ओके, तो हमने IQ का फुल फॉर्म पढ़ लिया, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, क्या होता है? MA अपॉन CA इंटू 100. अब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है. इमोशनल इंटेलिजेंस आप ये तो समझ सकते हैं कि जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होगा उसका इमोशनल क्वेश्चन भी हाई आएगा. ठीक है, जिसका लो होगा एंड वाइस वर्सा. ओके, इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस. द नोशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस broadens the concept of intelligence beyond intellectual sphere domain and considers that intelligence includes emotions too. ठीक है, ये अगर इंटेलिजेंस, हम अगर ये मान रहे हैं कि इमोशन जो है वो भी इंटेलिजेंस का पार्ट होते हैं, तो आपने एक वो पढ़ा था इंटरपर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ये उसी का पार्ट हो गया ना. थोड़ा थोड़ा रिलेशन आ रहा है ना, पूरे चैप्टर रिलेटेड है, पूरी चैप्टर क्या, पूरे बुक रिलेटेड है आपस में, सारे चैप्टर ही इंटर रिलेटेड है. बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है. ओके, हो जाएगा, आराम से होगा. इमोशंस, ठीक है, इंटेलिजेंस इमोशंस इंक्लूड करती है. यू मे नोट दैट इट बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन.
ठीक है, हाँ, इंडियन ट्रेडिशन या नॉन वेस्टर्न लगा लो, इमोशन को बहुत बहुत महत्व दिया जाता है कि हाँ आप खुद को सेल्फ रेगुलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली आप स्टेबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये इमोशन सेंट्रिक जो अप्रोच है वो अगर माना जाए तो इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत मानी जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। ओके, emotional intelligence is a set of skills that underlines accurate appraisal of expression, ये मार्क कर लेते क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। Skills that underline accurate appraisal, expression and regulation of emotion. Appraisal, expression and regulation of emotion. Okay, it is the feeling side of intelligence. Okay, feeling side of intelligence. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो जब भी आप आंसर लिखो। अ गुड IQ एंड स्कॉलिस्टिक रिकॉर्ड इज नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ये किसके थ्रू हम मान रहे हैं? क्या ये हम टेक्नोलॉजिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के थ्रू मान रहे हैं? नहीं, ये हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस के थ्रू मान रहे हैं कि सिर्फ एकेडमिक वैलिडेशन या एकेडमिक अचीवमेंट नहीं होती, आपको इमोशनल रेगुलेशन भी करना पड़ेगा टू बी कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट। ओके, a good IQ and scholastic record is not enough to be successful in life. You may find many people who are academically talented but are unsuccessful in their own life. ये हमारी explanation purpose के लिए। Okay, they experience problems in family, workplace, interpersonal relation, interpersonal intelligence नहीं है उनमें, इसीलिए तो ये face कर रहे हैं। What do they lack? Some psychologists believe that that the source of their difficulty may be lack of emotional intelligence. This concept was first introduced by Salovey and Mayer, who considered emotional intelligence as the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use the information to guide one's thinking and actions. ये कहीं पढ़ा लिखा लग रहा है। कहाँ पढ़ा ये हमने? कहाँ पढ़ा है? इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में। तो ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में है? जो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है हमारी, वो है इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में। ओके, बहुत इंटरकनेक्टेड और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इमोशनल क्वेश्चन, मैंने आपसे इमोशनल क्वेश्चन की बात करी, इमोशनल क्वेश्चन आ गया। इमोशनल क्वेश्चन EQ is used to express emotional intelligence in same way as IQ is used to express intelligence. In simpler terms, emotional intelligence refers to the ability to process emotional information accurately and effectively, efficiently, and उसका एक possible course of action अच्छा रहे उस तरीके से। To know the characteristics of person who are high on emotional intelligence, read box 1.2. Okay जी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हमसे ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा केस स्टडी में भी आ सकता है, केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट में उन पे भी आ सकता है हमारा, और हमारा 3 मार्क्स वालों में भी 4 मार्क्स वालों में भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, आपको क्या लगता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल क्या लगता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि इमोशनली इंटेलिजेंट में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आती है। ओके, आप अपने खुद के इमोशंस को भी अच्छे से समझ सकते हो, दूसरों के इमोशंस को भी समझ सकते हो, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो इमोशंस के बीच में। ठीक है, आपको पता है कि इफ आई एम फीलिंग दिस मुझे ये करना चाहिए, इफ दैट पर्सन इज फीलिंग दैट, तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स आ ही गए, ये हमारे मन में है। अगर हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में लिखना है, हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसको पढ़ते हैं हम। परसीव एंड बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, योर एंड अदर्स टू भी आप लिख सकते हो, खुद के भी होना है दूसरों के भी होना है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सन दोनों इसमें होते हैं। Perceive and be sensitive to various types of emotion in others by noticing their body language, voice, tone and facial expression. ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा इंट्रा, लिख देते हैं काम आ जाएगा, इजी रहेगा बेसिकली याद करने में। ये हो गया हमारा इंटर। ओके, relate to your emotion, your thoughts, so that your thoughts take them into account by solving problems and taking decisions. ये own में हो गया, यानी कि क्या हो गया? इंट्रा। अंडरस्टैंड द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस, ये भी इंट्रा में ही आ गया क्योंकि आप खुद के बारे में सोच रहे हो ना। कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशंस व्हाइल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स टू अचीव हार्मनी, इसमें दोनों अप्रोचेस आ गए। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है और ये बहुत ही ये ऐसी लाइन्स है ना कि आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जनरल चीजें हैं, ये जनरल वैल्यूज में भी आती हैं। ये हमें बचपन से एक्चुअली सिखाया जा रहा है। क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि जो हमारा कल्चर है उसमें ये माना जाता है। ठीक है, कल्चरली हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, इस वजह से ये माना जा रहा है। और अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं, चलो हमने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कर ली, हम दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं,
तो हम एक कलेक्टिविज्म भी तो देख रहे हैं ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यही होता है, ठीक है। हम कलेक्टिविस्ट अप्रोच तो देखते ही हैं, बट क्योंकि ग्लोबलाइज हो चुका है पूरा वर्ल्ड, तो हम वेस्टर्न नॉर्म से या वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे, और वो होना ही है। Now, emotional intelligence is receiving increasing attention of educators for dealing with students who are affected by stresses and challenges outside of the world. Programs aimed at improving students' emotional intelligence have been beneficial, have given beneficial effects on their academic achievements. They encourage cooperative behavior and reduce their antisocial activities. These programs are very useful in preparing students to face challenges of life outside the classroom. आउटसाइड द क्लासरूम क्यों मेंशन करा गया है? क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट मैटर नहीं करती, आपको इमोशनली भी अच्छा रहना पड़ेगा, इमोशनल रेगुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, तो ये चीज है। एंड आपने देखा होगा कि एज द टाइम इज लाइक पासिंग, पहले ऐसा नहीं होता था कि साइकोलॉजिस्ट होते थे स्कूल में। मेरे स्कूल में तो थी, मेरे स्कूल में थी, क्योंकि अभी आई रिसेंटली पास्ड आउट, तो मेरे स्कूल में तो साइकोलॉजिस्ट मैम थी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी, वो उनके पास जाता था, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था। और वही मैंने देखा, जो मेरे से 5-6 साल सीनियर स्टूडेंट्स थे, उनके टाइम पे कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था ना इमोशनल इंटेलिजेंस को, या फिर इमोशनल हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, मेंटल हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। आज के टाइम में ग्रोइंग इंपॉर्टेंस आ रही है, इसलिए लोग आजकल स्कूल्स जो हैं बेसिकली आजकल बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट को रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करते हैं। हमारी टीचर बहुत हेल्प करती थी, मेरी तो बहुत हेल्प करी है, थैंक यू। एंड उन्होंने ही हमें पढ़ाया एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई आई लव साइकोलॉजी। तो बहुत हेल्प करी है हमारी, और बेनिफिशियल वो प्रूव हुआ है। एंड अगर हमारे स्कूल में कोई इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट बच्चा भी था, तो उसकी भी बहुत हेल्प हुई है, सब कुछ हुआ है। तो ये ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ये कॉग्निजेंस में ले रही है ना वर्ल्ड, स्कूल्स भी कॉग्निजेंस में ले रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये चीज आजकल नई नई प्रिवेल हो रही है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है इसमें, ठीक है। अब है हमारी स्पेशल एबिलिटीज, अब हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है, आई थिंक लास्ट टॉपिक है, लेट्स सी इफ इट इज द लास्ट टॉपिक। ओह या इट इज, नो इट इज नॉट। Creativity, okay, no, it is not the last topic, it's okay, interesting chapter है। स्पेशल एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड हमने क्या पढ़ा था? द अंडरलाइंग पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्वायर स्किल्स व्हेन प्रेजेंटेड विद अ परफेक्ट एनवायरनमेंट, परफेक्ट क्या? फेवरेबल एनवायरनमेंट, ओके, ये था हमारा एप्टीट्यूड, नेचर एंड मेजरमेंट। बाय नाउ यू हैव लर्नड इनफ अबाउट द इंटेलिजेंस, यू मे रिकॉल द इंटेलिजेंस टेस्ट, असेस जनरल मेंटल एबिलिटी। Aptitude refers to special abilities in particular field of activity. It is a combination of characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. ये underlying potential, आप वो वाली definition भी लिख सकते हो अगर आपसे पूछा गया है। आप underlying potential to acquire skills when presented with favorable environment, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। We assess aptitude with the help of selected tests. The knowledge of aptitude can help us to predict an individual's future performance. G. While assessing intelligence, psychologists often found that people with similar intelligence differed widely in acquiring certain knowledge or skills. क्योंकि क्या पता किसी में एप्टीट्यूड ज्यादा हो, क्या पता किसी में उस पर्टिकुलर चीज का एप्टीट्यूड ना हो। You may observe in your class that there are certain areas in which some intelligent students do not do well. क्या पता आर्ट एंड क्राफ्ट में जो बच्चा साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छा है, आर्ट एंड क्राफ्ट में ना अच्छा हो सकता है, और जो बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, साइंस और मैथ्स में ना हो, पॉसिबल है, क्योंकि उसमें क्राफ्ट को एक्वायर करने की अंडरलाइंग पोटेंशियल ही नहीं है, उसको क्राफ्ट का एप्टीट्यूड ही नहीं है, ठीक है। उसको मैथ्स का है, साइंस का है, क्राफ्ट का नहीं है, ठीक है। When you have a problem in mathematics, you may turn to Aman for help, and with similar difficulties in literature, you may consult Avinash, ठीक है, वही एग्जांपल दिया हुआ है हमारा। उसके बाद है शबनम, ये छोड़िए। These specific skills and abilities are called aptitudes. With proper training, these abilities can be considerably enhanced. Okay, in order to be successful in particular field, a person must have both aptitude and interest. Interest क्या होता है? Interest की भी हमने definition पढ़ी थी, preference to perform a specific activity over अदर, ठीक है। ये इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, आप वो करोगे, आपको 2 एक्टिविटीज ऑफर हुई हैं, आपका इंटरेस्ट इसमें है, ए में है, बी में नहीं है, आप ए को चूज करोगे, ठीक है। और अगर आपने ए को चूज करा, आपको उसमें एप्टीट्यूड भी अच्छा है, मतलब आपकी एक अंडरलाइन पोटेंशियल भी है उसको अच्छे से एक्वायर करने की, आपको एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड ही हो गया, इंटरेस्ट भी है, एप्टीट्यूड भी है, आप एक्सेल कर जाओगे इस चीज में, ठीक है।
इंटरेस्ट इज प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यही इसकी डेफिनेशन है. पर्टिकुलर एक्टिविटी. एप्टीट्यूड इज पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी. अ पर्सन में बी इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. एप्टीट्यूड टेस्ट आर अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, हम ये देख सकते हैं. हाँ, ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट कि एप्टीट्यूड टेस्ट किस किस फॉर्म में होते हैं. तो 2 फॉर्म्स, independent, that is specialized aptitude test, and multiple generalized aptitude test. Okay, clerical aptitude, mechanical aptitude, numerical aptitude, typing, these tests exist in form of test batteries. ये आपको बस रीड करना है, रीड करेंगे that is fine, क्योंकि ये क्वेश्चन आते नहीं है इन जनरल. एप्टीट्यूड ये वो आप ये रीड कर लेना, ये इन जनरल उतना आते नहीं है. नाउ क्रिएटिविटी इन 4, फिर भी मैं बता ही देती हूँ एक्चुअली. क्लरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टाइपिंग, दिस दैट. मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज विच मेजर एप्टीट्यूड इन सेवरल सेपरेट बट होमोजीनियस एरियाज. ठीक है. डिफरेंशिएटेड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी एक टाइप ऑफ टेस्ट है. जनरल एप्टीट्यूड, ये भी एक टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट है. आपसे नाम पूछा जा सकता है तो आप नाम लिख सकते हो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, वोकेशनल आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है. ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है. Now DAT is most commonly used in educational setting, consists of 8 independent, ये नहीं आएगा. ठीक है, आप बस रीड कर लेना एक बार. क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी सुन के आपको क्या लगता है? आपके मन में 2 वर्ड्स आते होंगे, इनोवेशन एंड इन्वेंशन. इनोवेशन एंड इन्वेंशन. इन्वेंशन क्या होता है? कोई चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपने उसको एग्जिस्टेंस में लाया, आपने उसकी इन्वेंशन करी. इनोवेशन क्या होता है? कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, आपने उसको और इनहेंस करा, मॉडिफाई करा, उसको अच्छे से इनोवेट करा, जो कि पहले के जो उसका वर्जन था उसमें वो कहीं सीन नहीं था, वो उसकी इतना अच्छे से वो इनहेंस हो सकता है, तो वो इनोवेशन हो गया हमारा. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी क्या है. In foregoing sections, you have read that there are variations in psychological attributes like intelligence, aptitude, personality, and so on. Here you will learn that there are differences in the potential for creativity across individual. Creativity, क्योंकि वो intelligence का एक attribute है, तो creativity के बारे में भी हमें पढ़ना होगा. Some are highly creative, others are not creative. Some may express creativity, this and that. कहाँ से हमारा important शुरू हो रहा है? We generally think of creativity in terms of creative person like Tagore, Einstein, C.V. Raman, Ramanujan, who have made outstanding contributions in different spheres. In recent spheres, understanding of creativity has broadened. ठीक है, creativity is not just limited to selected of few, the artist, scientist, the poet or the inventor. An ordinary individual who is engaged in simple occupations like pottery, carpentry, cooking, etc. can also be creative. आपने देखा होगा, like आप कभी जाते होगे रोड साइड, आपने देखा होगा कुछ कुछ पॉटर्स होते हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे आर्टिफैक्ट्स बनाए होते हैं. तो क्या वो क्रिएटिव नहीं है? जस्ट बिकॉज वो एक रोड साइड स्टॉल लगा रहे हैं, क्या वो क्रिएटिव नहीं है? क्रिएटिव है ना वो. तो जो नॉर्मल इंसान है वो भी क्रिएटिव हो सकता है, और लाइक जो एक्सेल कर चुका है उस फील्ड में वो तो क्रिएटिव है ही, बट नॉर्मल इंसान भी क्रिएटिव हो सकता है. ओके. However, others said that they are not working in same level as creativity as eminent scientists. हाँ, ये possibility है कि अगर आप देखो कि एक कोई बहुत फेमस पॉटरर है या और कोई स्ट्रीट सेलर है जो पॉटरर है और वो अपने आर्टिफैक्ट सेल कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम लेवल पे हो. क्या पता जो लाइक बहुत ज्यादा फेमस है, कुछ वजह है जिस वजह से वो इतना ज्यादा फेमस है, वो बहुत ही एफिशिएंट है अपने जॉब में और बहुत ही एमिनेंट प्रेजेंस है उसकी. अब वही जो हमारा स्ट्रीट सेलर है उसकी एमिनेंट प्रेजेंस नहीं है उतनी. तो क्रिएटिव तो दोनों है, बट जो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो डिफर कर रही है एक दूसरे से. ठीक है. Hence, we can say that individuals vary in terms of level and the areas in which they exhibit creativity, that all may not be operating at same level. ठीक है, understandable. Einstein's theory of relativity example of highest level of creativity which implies bringing out together new ideas, facts, theory or product. ठीक है. Another level of creativity is working on what has already been established. ये क्या है हमारा? ये इनोवेशन वाली बात हो गई. मैंने आपसे इनोवेशन की बात करी थी, ये इनोवेशन वाली बात आ गई. By putting things in new perspective or to new use. Research literature suggests that children begin to develop their imagination during early years of childhood, but they express creativity mostly through physical activities and in non-verbal ways. जी बिल्कुल, बच्चे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं. आप 13 साल का बच्चा खड़ा कर दो, आप 4 साल का बच्चा खड़ा कर दो, 4 साल का बच्चा ज्यादा क्रिएटिव होगा. वो उतना इमेजिन करके पेंटिंग नहीं बना पाएगा ये जो बड़ा बच्चा है, लेकिन ये जो 4 साल का बच्चा है ये बहुत इमेजिनेटिव पेंटिंग्स बना देगा. जैसे देयर इज अ रिलेटिव, तो उस बच्चे ने डायनासोर की पेंटिंग में 4 साल का होगा,
डायनासोर की पेंटिंग बनाई एंड अपने एक रिलेटिव की पेंटिंग बनाई और बोला कि डायनासोर आपको खा रहा है। ये क्रिएटिविटी ठीक है, दिस इज द क्रिएटिविटी। अब वो यही सेम चीज वो 13 साल का 14 साल का बच्चा नहीं बना पाएगा ना। ओके, सो दैट्स क्रिएटिविटी कि वो अर्ली ईयर्स में बहुत ज्यादा डेवलप होती है। वो फिजिकल एक्टिविटीज, जो पेंटिंग है उसने वो क्रिएटिविटी दिखाई ना, फिजिकल एक्टिविटीज, या वो कूदते फांदते रहते हैं इधर उधर, क्रिएटिविटी, ठीक है। When language and intellectual functions are fully developed and store of knowledge is adequately available, creativity is expressed through verbal modes too. अब छोटे बच्चे की क्रिएटिविटी की हमने बात कर ली, जो कि नॉन वर्बल वे में उसको एक्सप्रेस कर रहा है। बड़ा बच्चा भी तो क्रिएटिव हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि सारे बड़े बच्चे कोई क्रिएटिव नहीं है, हो सकता है। जो पोइट्स वगैरह है, लाइक क्रिएटिविटी, चलो मैं बता देती हूँ। मैं खुद कहानियां लिख सकती हूँ, मैं खुद लिखती हूँ चीजें, मतलब उतनी भी अच्छी लेवल पे, बट हाँ अच्छी लिख लेती हूँ। तो ये जो है किसका साइन है? क्रिएटिविटी का साइन है ना। मैं बच्ची तो हूँ नहीं, मैं बड़ी हूँ। तो एक बड़ी एज में भी जब हम अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मैं वर्बल मोड के थ्रू एक्सप्रेस कर रही हूँ, नॉन वर्बली थोड़ी कि मैं कूद फांद रही हूँ, मैं वर्बली एक्सप्रेस कर रही हूँ, ठीक है, वर्बली एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो ओल्ड एज में या फिर लाइक मिडिल एज में थोड़ा सा जब आप ग्रो कर जाओ तो आप वर्बली एक्सप्रेस करते हो अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पोएम, स्टोरीज और मेनी थिंग्स, ठीक है। कोई गाने के थ्रू करते, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। Those who are outstanding in creativity may be given an indication about direction in which their creativity lies through their self-chosen activities. Okay, self-chosen activities, creativity उसी में आप कर पाओगे जिसमें इंटरेस्ट है, self-chosen है वो, ठीक है, और आपका एप्टीट्यूड भी उसमें बहुत अच्छा है। Okay, how do we explain variation in potential for creativity? As in the case of our mental and physical characteristics, such variation can be attributed to complex interaction of hereditary and environment. हेरिडेटरी एंड एनवायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है पोटेंशियल का, क्योंकि देखा जाए तो मैं लिखती हूँ, मैं कैसे लिखती हूँ, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे राइटर हैं। तो इस चक्कर में मेरे में वो थोड़ा सा हेरिडिटी इम्पैक्ट आया ना, और मेरे को एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करा कि हाँ बचपन से नॉवेल्स पढ़ाई हैं या फिर कविताएं सुनाई हैं, तो इस वजह से मेरे में वो इफेक्ट आया, क्योंकि एक एनवायरमेंट भी प्रोवाइड कर दिया और हेरिडेटरी वो था ही, तो इस वजह से there is no disagreement that creativity is determined by both hereditary and environment. Limits of creative potential is set by hereditary. ये hereditary है, आपको environment provide कर दिया है, अब आपको एक extent provide कर दिया है कि हाँ इसके अंदर आप पूरा develop कर सकते हो। Okay, how much of the creative potential can be realized and when and in what specific form and direction is largely determined by environmental factors such as motivation, commitment, family support, peer influence. अगर मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट ना करें, मैं लिख पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना, एनवायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड हुआ। हाँ हेरिडेटरी मेरे में है कि हाँ भाई जेनेटिकली है कि हाँ मैं लिख लूंगी, लेकिन घर वाले नहीं सपोर्ट करे, कैसे लिखूंगी? तो एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। Although no amount of training can transform an average person to the level of Tagore, Shakespeare, but it is also true that every individual can raise or his or her level beyond its present level practice करके। practice makes a man perfect, ठीक है, वही चीज है इसमें। सब नहीं, मतलब ये नहीं है कि हाँ लाइक उनमें क्रिएटिविटी का लेवल हाई था, अब किसी की क्रिएटिविटी का लेवल हाई है, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट मार लिया फिर भी इतना पहुंच गया, वो टैगोर का यहाँ है, क्या आप compete कर पाओगे? जरूरी नहीं आप compete कर सको, आप दोनों क्रिएटिव हो, बस आपकी डिग्री में वेरिएशन आ रहा है कि वो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव है, आप थोड़े से कम क्रिएटिव हो, जस्ट दैट। अब हमारे क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, इसका हम कोरिलेशन टाइप ऑफ पढ़ेंगे। वन इंपॉर्टेंट डिबेट इन अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशन इन क्रिएटिविटी हैज बीन रिलेशनशिप ऑफ क्रिएटिविटी विद इंटेलिजेंस। क्या मानेंगे आप, क्रिएटिव लोग इंटेलिजेंट होते हैं? होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ क्रिएटिव लोग इंटेलिजेंट होते हैं? नॉट नेसेसरी, वही हम पढ़ने वाले हैं। Let us take an example of two students. Sunita is regarded by her teachers as excellent student. She does her work on time, scores the highest grade in class, listens to instructions with care, grasp quickly, reproduce. ये हमारी बंदी जो है academically बहुत intelligent है, ठीक है, academically बहुत intelligent है हमारी सुनीता। ओके जी, वही हम इसकी ही क्लासमेट है रीता, वो एकेडमिकली इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, एवरेज है स्टडीज में, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं इसके, लेकिन वो खुद पढ़ना मतलब खुद प्रेफर करती है लर्न करना, चीजें याद करना, ठीक है, घर पे रहती है, मम्मी की हेल्प करती है, कुछ नए नए आइडिया निकाल लेती है कि अरे इस चीज को इस तरीके से भी करा जा सकता है, इस चीज को इस तरीके से भी करा जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें उतना एक्सप्लेन तो नहीं करा, मैं आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे देती हूँ। प्रोजेक्ट बनाया है, वो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है प्रोजेक्ट, अब उसकी जो सजावट है, सुनीता ने उतनी अच्छी नहीं करी है सजावट, रीता ने उतनी अच्छी करी है सजावट, तो उसकी क्रिएटिविटी दिख रही है। रीता क्या है हमारी? रीता है हमारी क्रिएटिव,
और जो सुनीता है हमारी वो क्रिएटिव नहीं है, नॉन क्रिएटिव। ओके, thus a person who has ability to learn faster, reproduce accurately may be considered intelligent more than the creative unless he or she devises new ways of learning and doing it। अब उसको लर्निंग पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या पता है एक नया तरीका निकाल ले वो लर्निंग का, वो नई अप्रोच निकाल ले, क्योंकि वो क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी से वो अपना कुछ भी चेंज कर सकती है। तो रीता आगे जाके अकेडमिकली हाई हो सकती है अगर वो क्रिएटिवली अपने इंटेलिजेंस को यूज करे, ठीक है। Terman in 1920 found that persons with high IQ were not necessarily creative. At the same time, creative ideas could come from person who did not have very high IQ. वही चीज जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी। Other researchers have shown that not even one of those identified as gifted followed up throughout their adult life had become well known for creativity in some field. Researchers have also found that both high and low level of creativity can be found in highly intelligent children and also children of average intelligence. ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इंटेलिजेंट है उसी में क्रिएटिविटी पाई जाएगी, जो इंटेलिजेंस जिसके अंदर उतनी हाई नहीं है, एवरेज है वो बच्चा, उसमें भी क्रिएटिविटी पाई जाएगी, ठीक है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसमें ज्यादा पाई जाए एवरेज वाले में। जो हाईली इंटेलिजेंट जिसको कंसिडर करा जा रहा है वो एकेडमिकली इंटेलिजेंट हो, वही रीता एंड सुनीता का एग्जाम्पल। ओके, the same person thus can be creative as well as intelligent, but it is not necessary that intelligence one in conventional sense must be creative। ठीक है, आपको बेसिकली कोरिलेशन बताया कि जरूरी नहीं कि अगर एक चीज है तो दूसरी चीज होगी या फिर दूसरी चीज है तो एक चीज होगी, ठीक है। इंटेलिजेंस therefore by itself does not ensure creativity। क्या कोई कोरिलेशन आ रहा है इंटेलिजेंस और हमारी क्रिएटिविटी का? देखिए कोरिलेशन है, बट ऐसा नहीं है कि अगर ये हाई है तो ये भी हाई रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ये हाई है, इंटेलिजेंस हाई है, तो जो क्रिएटिविटी है वो भी शायद हाई रहे उसकी, या फिर क्रिएटिविटी हाई है इसलिए इंटेलिजेंस उसकी हाई रहे, ठीक है, क्योंकि उसने नए वे डिवाइस कर लिए हैं टू लर्न एंड ऑल, ठीक है, ये चीज है। बट एक पर्टिकुलर कोई कोरिलेशन इट डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी, कोई ऐसे पर्टिकुलर वो नहीं है कि हाँ इतने लेवल पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, Now, researchers have found that relationship between creativity and intelligence is positive। ठीक है जी, पॉजिटिव है, बट ऐसा नहीं कि नेसेसरली इफेक्ट करेगा ही करेगा कि इंटेलिजेंट जो है वो क्रिएटिव भी रहेगा, ठीक है। बट रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। जनरली ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, रिसर्चर्स ने पाया है लाइक अपने रिसर्च के थ्रू, ठीक है, कि जो एकेडमिकली थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है वो थोड़ा सा क्रिएटिव भी होता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट कैसे बना है, न्यू वेज डिवाइस करे उसने पढ़ने के, अपने लिए जो उसके लिए सुटेबल है वो चीजें डिवाइस करी उसने पढ़ने के लिए, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, ऑल क्रिएटिव एक्ट्स रिक्वायर सम मिनिमम एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। बिल्कुल, एक्वायर नॉलेज, कैपेसिटी टू कंप्रीहेंड, रिटेन एंड रिट्रीव, ठीक है, तो ये किस में आएगी, इंटेलिजेंट में ही आएगी ना। और ये सबको यूज करके उसने न्यू वे डिवाइस कर लिया किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का, टास्क को परफॉर्म कर लिया, अडेप्ट कर लिया अपने क्रिएटिविटी के थ्रू एनवायरमेंट से, इंटेलिजेंट कंसिडर हो गया। क्रिएटिव राइटर्स फॉर एग्जाम्पल नीड फैसिलिटी, एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है। उसके बाद है सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी, बट बियॉन्ड दैट इंटेलिजेंस डज नॉट कोरिलेट विद क्रिएटिविटी। सर्टेन लेवल रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी काम आनी है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट क्रिएटिविटी कैन टेक मेनी फॉर्म्स एंड ब्लेंड्स, सम मे हैव मोर इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स, अदर मे हैव मोर एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी, बट व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्रिएटेड पर्सन। तो हमने ये बात बताओ, इंटेलिजेंस को हमने मेजर करने के लिए, उसके एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए हमने इंटेलिजेंस टेस्ट बना दिया, एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट बना दिया। क्रिएटिविटी से कोई दुश्मनी है आपकी, क्रिएटिव टेस्ट बना दो, क्रिएटिविटी टेस्ट बना दो उसके एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए, सिंपल। सो क्रिएटिविटी टेस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू असेस वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी इन कंट्रास्ट टू इंटेलिजेंस। अ जनरल फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी टेस्ट इज दैट दे आर ओपन एंडेड, ठीक है जी, they permit the person to think different ways। ओपन एंडेड ऑब्वियसली होंगे, अगर एकदम ऐसे लाइक क्लोज एंडेड होंगे और मतलब एक पर्टिकुलर चीज के अंदर ही आपको आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव एकदम आंसर देना है, तो आप कैसे दे दोगे, आपकी क्रिएटिविटी तो उसमें होगी नहीं, क्योंकि आप में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस जो लग गए हैं, तो नहीं हो पाएगी ना, क्रिएटिविटी उसमें नहीं दिख पाएगी। अब वहीं ओपन एंडेड डिस्कशन है या ओपन एंडेड क्वेश्चन आया या ओपन एंडेड टेस्ट है, तो आप अच्छे से सब्जेक्टिवली उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, अपनी क्रिएटिविटी उसमें शो कर पाओगे। बेसिक चीज है, ओपन एंडेड तो होगा ही होगा।
They permit the person to think of different answers to question or problems in terms of his or her experience. Whatever these may have been, these help individual to go in different directions. There are no specified answers to question or the problems in creativity test. क्योंकि क्यों नहीं है? No specified answer क्यों नहीं है? Question क्यों नहीं है? क्योंकि open ended है. Okay, therefore there is a freedom to use one's imagination and express it in original ways. क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डाइवर्जेंट थिंकिंग. क्या होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग? डाइवर्ज कैसे करती हैं चीजें? डाइवर्ज कैसे? लाइक दिस. एक चीज से आप 4 चीजें सोच पा रहे हो, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग. कॉन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि 4 चीजों से आप एक कंक्लूजन पे आ पा रहे हो. कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट. ओके, and assess such abilities to produce a variety of ideas which are off the beaten track. किसी ने ना सोचा है तो नहीं सोच सकते थे आप. Ability to see new relationships between seemingly unrelated things. एग्जाम्पल देती हूँ मैंने आपको. अभी 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 यही चीज आपको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाई है कि 2 अनरिलेटेड चीजों में कैसे आप रिलेशन देख सकते हो. चैप्टर, पूरे बुक के चैप्टर अलग है. चैप्टर 1 अलग है, चैप्टर 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है. मैंने आपको क्या बोला है कि सारे चैप्टर कोरिलेटेड है. कैसे कोरिलेटेड है? वो हम अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का यूज करके उसको कोरिलेट करेंगे. ठीक है, चैप्टर तो डिफरेंट है बट उसमें कुछ कुछ पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, कुछ कुछ पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी है. हम उसको क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ेंगे. वो है क्रिएटिविटी. ठीक है, हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं उसके बीच में. ठीक है, अनरिलेटेड टॉपिक्स के बीच में रिलेशन हमने बना लिया. कैसे बना लिया? क्रिएटिविटी के थ्रू. यही तो है, हम प्रैक्टिस में भी ला रहे हैं. तो क्रिएटिविटी आप कैसे नहीं लिख पाओगे? सब लिख दोगे, 100 मार्क्स आएंगे आपके. This is contrary to the test of intelligence, which mostly involve convergent thinking. Convergent thinking, what is convergent? 4 चीजों को मिला के एक चीज आप निकालो. ठीक है, in the test of intelligence, the person has to think of the right solution to the problem, and focus is on assessing the abilities such as memory, logical reasoning, accuracy, perceptual ability and clear thinking. ठीक है, कैसे? हमें क्वेश्चन पेपर मिला है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज इंटेलिजेंस. अब हम याद करेंगे इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस क्या है. आंसर तो उसका पर्टिकुलर होगा ना, उसकी जो डेफिनेशन है, द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रेशनली. ठीक है, वो उसकी जो डेफिनेशन है, आंसर तो हमें वही लिखना है. अब उसको हम याद करने के लिए अपनी मेमोरी को, अपनी मेमोरी रिटेंशन को हम पूरा वो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. और उसको याद करने के लिए हमने याद करा कि हाँ, उसमें ग्लोबल कैपेसिटी होती है ऑफ थिंकिंग, उसमें हम अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट का, हम पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन निकाल लेते हैं प्रॉब्लम्स का, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. 5-6 चीजें हमने मिलाई है, तब जाके एक डेफिनेशन बनी है. किसका एग्जाम्पल है ये? कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का. ठीक है, ये कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है. Since expression of creativity are varied, tests have been both developed using different stimuli like words, figures, actions and sound. Creativity किसी भी फील्ड में हो सकती है, इस वजह से इन सब की बातें हो रही हैं. These tests measure general creative thinking abilities like ability to think of variety of ideas on a given topic, situation, alternative ways of looking at things, problems or situations, okay, to guess causes and consequences, to think of unusual ideas, to improve and to use common objects, ask unusual questions and so on. ठीक है. A few investigators have also developed tests of creativity in different areas such as literary creativity. अगर आपसे पूछा जाएगा name 3 different types of creativity. क्रिएटिविटी तो हर फील्ड में है, आइडियाज में है, लाइक बहुत सी चीजों में, आइडियाज में है, थिंकिंग एबिलिटी में है, टॉपिक में है, सिचुएशन में है, हर चीज में आप क्रिएटिविटी ढूंढ सकते हो. लेकिन आपको अगर नेम देना है तो आप क्या नेम दोगे? लिटरेरी क्रिएटिविटी, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड. साइंटिफिक क्रिएटिविटी, लिटरेरी एक्चुअली पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बोल रही हूँ मैं. लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज के बेसिस पे बेसिकली. ठीक है, लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल. ठीक है, वो चीज हो गई लिटरेरी, आप समझ सकते हो ना, लिटरेरी बेसिस. Scientific creativity, mathematical creativity. Some of the famous psychologists who have developed creativity tests are Guilford, Torrance, Caetano, Walsh and Cogan. Paramesh, ये सब है. Each test has standardized procedure. टेस्ट है तो standardized and objective procedure. लेकिन ये creativity test है तो objective नहीं रहेगा, ये तो open ended रहेगा. ठीक है. A complete set of manual and interpretation guide. These can use only after extensive training in administration and interpretation of test scores. कोई भी नहीं कंडक्ट कर सकता, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए इंसान को ये टेस्ट कंडक्ट करने की. ओके, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स, इंटरप्रेट करना स्कोर्स इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए. ओके, सो इसके साथ वी कंप्लीट आवर चैप्टर. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी.
एंड ये तीनों पार्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आई नो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया चीजें एक्सप्लेन करने में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से 3 वीडियो लग गई 1-1 घंटे की। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू पर्सनली। एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारा, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी है, फीडबैक कुछ भी, जस्ट टेक्स्ट ऑन दैट। ओके, थैंक